हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका चल रहा है यूनिट नंबर 6 का चैप्टर नंबर 3, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं लगभग, यानी कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैंने आपको समझा दिया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सारे पार्ट्स आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाए जा चुके हैं। आपको उसके बाद गैमीटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, यानी मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन एंड फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन, वो दोनों आपका करवा दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों अब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी बता दिया गया है। अब नेक्स्ट आपको फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में बताना है। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आज फर्टिलाइजेशन इवेंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसी ग्राफ के द्वारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो सारा इवेंट्स होते हैं, जो उसमें साइक्लिक इवेंट्स होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था कि किस तरह से उसमें हार्मोन्स के लेवल का रोल होता है और किस तरह से ओवेरियन इवेंट्स होते हैं, किस तरह से प्राइमरी oocyte जो है डेवलपिंग फॉलिकल होता है, फॉलिकुलर फेज कहलाता है, जिसे हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। उसमें फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्राफियन फॉलिकल में जब ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा होता है उस टाइम पे एक एंट्रम की संरचना भी बन जाती है। ओव्यूलेशन के टाइम पे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप करने लगता है, जो प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ते हुए स्तर के कारण होता है। और अगर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है तो वही कार्पस ल्यूटियम बाद में धीरे धीरे डीजेनरेट यानी कि रिग्रेस होने लगता है और नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इस तरह से it is followed by the follicular phase. In this phase, the primary follicles mature into the Graafian follicles. This causes the regeneration of endometrium. जब प्रोजेस्टेरॉन की लेवल बढ़ता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जब लेवल बढ़ता है तो वो एंडोमेट्रियम की रीजेनरेशन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि हॉर्मोन्स के कारण जो फीमेल बॉडी होती है वो कंसेप्शन के लिए, या हम ये कहें कि इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो रही होती है ना। तो जिसमें मिडल ऑफ द साइकिल में 14th डे पे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH ये दोनों पीक पर होते हैं कि कौन से 14th डे, और उसके बाद यही कारण है जो रप्चर के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वो ओवम को रिलीज कर देते हैं और यही फेज जो है ओव्यूलेटरी फेज कहलाती है। क्या कहलाती है? ओव्यूलेटरी फेज कहलाती है। The remains of the Graafian follicles get converted into the corpus luteum, which secretes progesterone for the maintenance of the endometrium. जो बची हुई ग्राफियन फॉलिकल है वही कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। और क्यों ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो करके एंडोमेट्रियम के लिए उत्तरदायी ये होती है। ठीक है, तो अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होती है? इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स। क्यों डीजेनरेट हो जाता है? और उससे एक नई साइकिल का फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मीनार कहते हैं और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फेज जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी रिप्रोडक्टिव एज जो है वो फिनिश हो रही होती है उसको हम कहते हैं मीनोपॉज। ठीक है, हम बात करें ओवम जो आपका सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज होता है वो कहाँ पे जाके रुकता है? द ओवम इज ऑल्सो रिलीज्ड इनटू द जंक्शन फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर, है ना। जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जो स्पर्म और ओवम के मिक्स होने की यानी कि मिलने की प्रक्रिया है, फ्यूजन की प्रोसेस है, उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है उस समय पे? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म इंड्यूसेस चेंजेस इन द जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा क्या है? जो सेकेंडरी oocyte का बाहर से जो कवरिंग है
वो उस पर काम करता है, एंड ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स। एक स्पर्म के एंट्री के बाद क्या होता है कि किसी दूसरे स्पर्म की एंट्री जो है ना होने पाए। इसमें कौन उत्तरदायी होता है? ज़ोना पेल्यूसिडा अपने आप को कवर कर लेता है ना। और इसमें एंट्री के टाइम पे एक्रोसोम से जो एंजाइमेटिक सिक्रीशन होते हैं, वही एंजाइमेटिक सिक्रीशन साइटोप्लाज्म को, enzymatic secretions of the acrosomes help the sperm enter the cytoplasm of the ovum। यानी कि ओवम के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है और स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उन दोनों के फ्यूजन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? उन दोनों के फ्यूजन के लिए एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइमेटिक सिक्रीशन है, उसके कारण से स्पर्म ओवम के अंदर एंटर कर पाता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है? दिस कॉजेज, इसी समय पे बहुत ध्यान से इस पॉइंट को सुनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को कन्फ्यूज़न है। ओव्यूलेशन के टाइम पे ओवम रिलीज नहीं होता, ओव्यूलेशन के टाइम पे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ठीक है, जैसा कि हमने बात की थी, मियोसिस के 2 चरण होते हैं। पहला चरण फीटल डेवलपमेंट के टाइम पर ही स्टार्ट हो जाता है और प्रोफेज पर जाके रुक जाता है। जैसे ही प्यूबर्टी टच होती है तो वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है तो एक सेकेंडरी oocyte का और एक पोलर बॉडी का निर्माण होता है। जो सेकेंडरी oocyte है वो ओव्यूलेशन उसी समय पे LH और FSH हार्मोन्स क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर होने के लिए। ग्रेफियन फॉलिकल जिस समय पे रप्चर होता है, उस समय पे क्या चीज़ रिलीज होती है? सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। दिस कॉजेज द कंप्लीशन ऑफ, इसको अभी बात करेंगे हम, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। अब वो सेकेंडरी oocyte, बहुत ध्यान से सुन लेंगे इसको, वो जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवरी से रिलीज होके ट्रेवल करके फिमराई के द्वारा कैच किया जाता है, जो आपका इनफंडिबुलम वाला पार्ट था फेलोपियन ट्यूब का, जो उल्टी कीप के आकार शेप का जो ऑर्गन था, उसके द्वारा कैच कर लिया जाता है और वो ले जाके जो आपका फेलोपियन ट्यूब में, मैंने आपको बताया था कि तीन पार्ट्स होते हैं, है ना। तो जिसमें एम्पुला जो होता है, जो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब होता है, वहाँ पर जाकर के सेकेंडरी oocyte मतलब वहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, और जब स्पर्म आता है तो जैसे ही सेकेंडरी, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस पॉइंट को, जैसे ही स्पर्म का एक्रोसोम एंजाइमेटिक सिक्रीशन के द्वारा एंटर करता है सेकेंडरी oocyte के न्यूक्लियस में, ठीक है, जैसे ही टच होता है, उस टच के कारण जैसे ही स्पर्म साइटोप्लाज्म में ओवम के एंटर करता है, दिस कॉजेज द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। जब उस समय टच होता है, उसी समय पे वो सेकेंडरी oocyte जो है, उसके अंदर जो मियोटिक डिवीजन हो रही होती है वो कंप्लीट होती है, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ हैप्लॉइड ओवम। अब वहां पे क्या बनता है? अब वहाँ पे सेकेंडरी oocyte में ओवम बनता है, हैप्लॉइड ओवम होता है जिसे हम ऊटिड कहते हैं, और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। देन द हैप्लॉइड स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द ओवम टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में जब स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करता है तो उस टाइम पे वो ओवम के रूप में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद हैप्लॉइड स्पर्म और हैप्लॉइड ओवम दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करने के बाद फिर क्या बना देते हैं? डिप्लॉइड जाइगोट की संरचना बना देते हैं। यहाँ तक सभी बच्चों को एकदम क्लियर हो गया होगा। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अगर इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप चैट के माध्यम से एक बार पूछ सकते हैं, है ना। आई थिंक इसमें आपका क्लियर एकदम हो गया होगा, है ना। जैसे हम बात कर रहे थे कि जो फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या शर्त है ना।
फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे फर्टिलाइजेशन संभव हो सके। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो ओवरी से निकला हुआ सेकेंडरी oocyte है, जो ओवरी से निकला हुआ सेकेंडरी oocyte है, वो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, यानी जहाँ पे एम्पुला और इस्थमस ये दोनों जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब के जॉइंट हो रहे हैं, वहाँ पे वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब होता है, जिसे हम एम्पुला कहते हैं। तो एम्पुला पर अगर सेम टाइम पे ही स्पर्म और सेकेंडरी oocyte दोनों पहुँचे सेम टाइम पे, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, और यही रीज़न है कि हर एक इंटरकोर्स के दौरान कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रेगनेंसी को लीड करे। कोई आवश्यक नहीं कि हर बार प्रेगनेंसी हो ही, क्योंकि उसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन का होना ज़रूरी है। तो इसमें आप सभी को पता है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न जो है वो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहलाती है। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान क्या होता है, स्पर्म जो है वो एग की जो ज़ोना पेल्लुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है और मेम्ब्रेन में चेंजेस को इंड्यूस करता है। क्या चेंजेस इंड्यूस करता है कि एक स्पर्म के एंट्री के बाद एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री रुक जाती है। तो इससे ये इंश्योर हो जाता है कि एक ओवम को केवल एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है। अब स्पर्म को ज़ोना पेल्लुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ओवम के साइटोप्लाज्म में एंट्री कराने में एक्रोसोम का जो सिक्रीशन होता है, जिसके बारे में हमने बात करी थी स्पर्म के स्ट्रक्चर के टाइम पे, मैंने आपको पढ़ाया था कि सामने की तरफ, आगे की तरफ एक्रोसोम का स्ट्रक्चर होता है जो एक एंजाइमेटिक सिक्रीशन करता है, और वो एंजाइमेटिक सिक्रीशन जो है वो अंदर एंट्री करने में हेल्पफुल होता है। अब जैसे ही स्पर्म का एंट्री सेकेंडरी oocyte के अंदर होता है, तो वो जो मियोटिक डिवीजन हो रही होती है उसको इंड्यूस करता है, और मियोटिक डिवीजन सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। ये भी अनइक्वल होता है, आप सभी को पता है, जैसा कि एक पोलर बॉडी और एक हैप्लॉइड ooted बन जाता है। ooted मतलब कि ओवम बन जाता है, और जैसे ही हैप्लॉइड स्पर्म और ओवम फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे जो जाइगोट बना है, यहाँ पे जो जाइगोट है, जाइगोट के अंदर अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें, जाइगोट के अंदर अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 हो जाती है। यानी कि मेल गैमीट स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स थे, और फीमेल गैमीट यानी कि जो ओवम बना उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स थे। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई और जाइगोट का निर्माण हुआ, तो जाइगोट में जो क्रोमोसोम्स की संख्या थी, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, वो 46 हो गए। और केवल गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस मनुष्य के जीवन चक्र में, ह्यूमन की लाइफ साइकिल में, केवल पूरी लाइफ में केवल एक यही स्टेज होती है, गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस, जिसके द्वारा डिप्लॉयड सेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो होते हैं उसको हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट होते हैं वो, और वापस से जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्स दोबारा से डिप्लॉयड स्टेज में आ जाते हैं, है ना। तो जैसे ही हैप्लॉयड स्पर्म और ओवम ये दोनों फ्यूज होकर के डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं, और जाइगोट में जो क्रोमोसोम्स का नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 हो जाते हैं। आप सभी को पता है कि मनुष्यों में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 23 जोड़े का मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स हर एक मतलब जाइगोट में, जो मनुष्यों का जाइगोट है उसमें क्रोमोसोम्स जो है वो 46 हैं। 23 जोड़े क्रोमोसोम्स मनुष्यों में पाए जाते हैं, आप सभी को पता है इस बारे में। और इसी स्टेज में यहाँ पे ये बात बिल्कुल आपको याद रखने वाली है, ध्यान रखने योग्य है, इसी स्टेज में जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही होती है, उसी समय पे डिसाइड हो जाता है कि जो होने वाला शिशु है, 9 माह बाद जो होने वाला शिशु है वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, वो लड़का होगा या वो लड़की होगी। ये डिसीजन ऑन द राइट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन,
एकदम निषेचन के समय पे ही ये डिसीजन हो जाता है नेचुरली, और किस तरह से होता है, उसकी क्या संभावना होती है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। वो मैं आपको सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण किस तरह से होता है मनुष्यों में, उसके बारे में बात कर लेंगे, और वो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे जो जाइगोट होता है, जाइगोट में किस तरह से डेवलपमेंट होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। बच्चों, चैप्टर नंबर 3 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जिसमें oogenesis की प्रोसेस के द्वारा ओवम का फॉर्मेशन होता है। अब मेल और फीमेल गेमीट्स के बनने की या फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है उसे हम गेमीटोजेनेसिस कहते हैं, है ना। गेमीट्स के फॉर्मेशन की प्रक्रिया जो है वो गेमीटोजेनेसिस कहलाती है। तो मेल्स में ये स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानी जाती है, और फीमेल्स में ये oogenesis के नाम से जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हम बात करें तो आप सभी को पता है कि हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। मनुष्यों में लिंग निर्धारण, वैसे ये कॉन्सेप्ट अब बहुत ज़्यादा पहले से भी बच्चों को पता है, लेकिन फिर भी एक बार क्लियर कराना ज़रूरी है कि किस तरह से लिंग निर्धारण मनुष्यों में होता है। आप सभी को पता है कि जो फर्टिलाइजेशन की स्टेज होती है, उसी में फर्टिलाइजेशन की स्टेज ही शिशु के सेक्स को डिसाइड करती है। फर्टिलाइजेशन के समय पर ही शिशु का लिंग निर्धारण हो जाता है। कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, अगर हम क्रोमोसोमल पैटर्न की बात करें तो क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ मेल का क्रोमोसोमल पैटर्न जो होता है वो होता है XY। क्या होता है? XY। और क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ फीमेल क्रोमोसोमल फीमेल का क्रोमोसोमल पैटर्न जो है वो होता है XX। अब यहां पे अंतर देखेंगे, जब हम क्रोमोसोमल पैटर्न की बात करते हैं कि कौन सा पैटर्न मेल्स में होता है, यानी कि हम किसकी बात करें, हम स्पर्म की बात कर रहे हैं और हम
ओवम की बात करें तो स्पर्म में जो क्रोमोसोमल पैटर्न है वो है XY, और क्रोमोसोमल पैटर्न जो फीमेल्स में है वो है XX। तो फीमेल द्वारा बनने वाले जितने भी हैप्लॉइड ओवम हैं उनमें सेक्स क्रोमोसोम्स X होते हैं, है ना। बहुत ध्यान से इस बात को सुनेंगे। यदि हम बात करें कि फीमेल द्वारा बनने वाले सभी हैप्लॉइड ओवम कैसे होते हैं, उनमें सेक्स क्रोमोसोम्स जो है वो X होता है। उसमें सेक्स क्रोमोसोम कैसा होता है, होता है X। ठीक है। और मेल गैमीट्स यानी कि स्पर्म में बनने वाले जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। अगर हम बात करें मेल्स की, मेल गैमीट में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो X होगा और या वो Y भी हो सकता है, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन XY होता है ना। तो अगर हम फीमेल्स की बात करें, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम जो है उसमें हैप्लॉइड जो है ओवम वो XX ही होगा, मतलब X के अलावा दूसरा कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर हम मेल गैमेट्स की बात करें तो वो X भी हो सकता है और Y भी हो सकता है। और इसलिए जो देखो संभावना क्या है, इसमें संभावना ये होती है कि 50% स्पर्म्स, ध्यान से सुनेंगे, 50% स्पर्म्स जो हैं वो या तो X क्रोमोसोम वाले होंगे और 50% Y क्रोमोसोम वाले होंगे। यानी कि 50% संभावना है कि स्पर्म जो है वो X क्रोमोसोमल पैटर्न का होगा, और 50% ही यानी आधी आधी संभावना है कि वो Y क्रोमोसोम वाला होगा, है ना। तो इस तरह से स्पर्म और ओवम के फ्यूजन के फलस्वरूप जो बनने वाले जाइगोट हैं उसमें सेक्स क्रोमोसोम की संभावना जो है वो XX या XY हो सकती है। उसको हम कैसे समझेंगे उसके बारे में भी आगे बात करते हैं, किस तरह से हम समझेंगे। मान लीजिए ठीक है, अब यदि ये तो ऑलवेज X होगा, इसका सेक्स क्रोमोसोम ऑलवेज X होगा। यहां पे यदि X हुआ और फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या होगा, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। ये क्या है, ये मेल का निशान है, तो ये होगा आपका स्पर्म और ये होगा आपका ओवम। अब XX अगर मैच करते हैं तो क्या संभावना, अगर XX मैच करते हैं तो इसका मतलब ओवम से फ्यूज होने वाला जो स्पर्म था उसके पास क्रोमोसोम्स के रूप में X था, और ये डिसाइड करता है कि क्या होगा, फीमेल गर्ल चाइल्ड। ठीक। और अगर ये पहली संभावना है, दूसरी संभावना क्या है, दूसरी संभावना है कि यदि प्लस जिसमें यहां पे Y था और यहां पे X था, अगर फ्यूजन होगा
तो क्या होगा बच्चों, सिंपल x और y का कॉम्बिनेशन बनेगा। और x और y का कॉम्बिनेशन होने का क्लियर मतलब है कि इसमें जो y क्रोमोसोम था ये डोमिनेंट हो जाएगा और क्या होगा, आपका निर्माण होगा एक मेल चाइल्ड का। किसका निर्माण होगा, एक मेल चाइल्ड बेबी बॉय। एकदम क्लियर समझ में आ गया आपको। तो इसमें जो जाइगोट बन रहा है ये क्या है, ये जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट है। ये है डिप्लॉयड डिप्लॉयड जाइगोट है। और इसमें डिप्लॉयड जाइगोट में अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आता है एक्स वाई का, तो ऐसे जाइगोट जो है वो बेबी बॉय बनाते हैं। और अगर एक्स वाई का कॉम्बिनेशन है तो बेबी बॉय बनेगा, और अगर एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन है तो बेबी गर्ल बनती है, यानी कि फीमेल चाइल्ड फिर बनती है ना। एक्स एक्स वाले जाइगोट में फीमेल बेबी में डेवलपमेंट हो जाता है, और अगर हम एक्स वाई की बात करें तो उसमें मेल बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है। तो एक्स एक्स वाले क्या होंगे, एक्स एक्स वाले आपका गर्ल चाइल्ड और एक्स वाई वाले बॉय चाइल्ड, है ना। यहाँ पे हम बात करें, ये क्या है, ये फीमेल और बेबी गर्ल। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने किस तरह से फर्टिलाइजेशन का इवेंट कंप्लीट होता है, कौन सी साइट पे फर्टिलाइजेशन होता है और क्या शर्तें हैं जिस कारण से फर्टिलाइजेशन हो पाता है, और वही फर्टिलाइजेशन आगे चलकर ये प्रेगनेंसी को लीड करता है, उसके बारे में आपने जाना। सेक्स डिटर्मिनेशन, मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है, किस तरह से ये तय होता है वैज्ञानिक रूप से कि जो होने वाला शिशु है वो लड़का होगा या लड़की होगी, उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से लिंग निर्धारण के बाद जो गर्भावस्था की प्रोसेस है उसमें जाइगोट जो बना है फर्टिलाइजेशन के उपरांत, उसके अंदर और कौन कौन सी प्रोसेस होती है। तो यानी कि हमको बात करनी है अगले सेशन में कि जाइगोट जो है वो कैसा है, वो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, यानी कि या तो एक्स वाई वाला होगा या एक्स एक्स वाला होगा। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है तो जाइगोट के अंदर अब क्लीवेज स्टार्ट होगा, यानी कि क्या करेगी, जो सेल है जाइगोट, जो एक डिप्लॉयड सेल है, वो अपनी संख्या को धीरे धीरे बढ़ाएगी, क्लीवेज होगा उसमें, और विदलन के फलस्वरूप क्या होगा, धीरे धीरे सेल्स की संख्या बढ़ती जाएगी। कैसे, हम ये जानेंगे अगले सेशन में कि कैसे एक जाइगोट से एक मानव शिशु का निर्माण हो जाता है। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।